Hi everyone, a very happy राम नवमी टू ऑल ऑफ़ यू। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम न्यूज़ इन शॉर्ट कवर कर लेंगे जनवरी के। तो पहला जो आर्टिकल है इट इज़ अबाउट स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काउ प्रोजेक्ट। यूनियन कैबिनेट ने 1200 करोड़ रुपए 1250 करोड़ रुपए पार्टिसिपेशन में दिए हैं फॉर स्काउ प्रोजेक्ट, और हम अब परमानेंट मेंबर बन चुके हैं इसके। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये एक्चुअली में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इसकी मैं इमेज लगाना भूल गया बट मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें हम एक रेडियो टेलीस्कोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा, बट नॉट इन साइज़, इन नंबर्स। एक्चुअली में क्या होगा कि जस्ट सेकेंड में एक खाली पेज में आपको बता दूँ। एक्चुअली में हम छोटे छोटे एंटीनाज लगाएंगे, पार्डन माई पेंटिंग और ड्राइंग आई वुड से, ऐसे छोटे एंटीनाज लगाएंगे जो रेडियो वेव्स को समझेंगे। हर एक स्क्वायर किलोमीटर में हज़ारों ऐसे एंटीनाज लगाए जाएंगे, उन्हें एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाएगा। इसी वजह से इसे एक टेलीस्कोप माना जाएगा, बट अदरवाइज़ होंगे ये मिलियंस ऑफ एंटीनाज या टेलीस्कोप जो एक साथ काम करेंगे एज अ सिंगल यूनिट। इस वजह से इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बताया जा रहा है, और इसके हम अब जाके परमानेंट मेंबर बने हैं इंडिया। और ये एक्चुअली में दो ऐसे SK टेलीस्कोप्स हैं रेशियो में इन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में 200 एंटीनाज हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हैं अराउंड इसी नंबर के सिमिलर। ये डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, उसके बारे में पहले बता चुका हूँ। इन द लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो चंदौली महाराष्ट्र में इंडिया में भी बनाई जा रही है। इट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड ऑब्जर्वेटरी आफ्टर 2 जो US में हैं। ऐसे ही एक और टेलीस्कोप है जो इंडिया के पास है, इट इज़ जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये पुणे में है। ये भी सेम काम करता है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि थाउजेंड्स ऑफ टेलीस्कोप होंगे, उन्हें एक यूनिट कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज़ दी स्काउ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है ओसायरस एपेक्स, एक ओसायरस रेक्स जो बेनू एस्ट्रॉइड से सैंपल लेके आया था, ये उसी के सक्सेसर है ओसायरस एपेक्स। ये एपोफिस नाम के एक एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेके आने की कोशिश करेगा या उसे स्टडी करने की कोशिश करेगा, जो कि अर्थ के बहुत पास से निकलेगा तब। ये एक S टाइप का एस्टेरॉइड है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये नासा के द्वारा करा जा रहा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है पेरेग्रीन मिशन 1। ये एक्चुअली में नासा का एक मिशन है जो मून के एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करेगा जहाँ पर इन हिस्ट्री कभी वॉल्केनिक इरप्शन या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से विस्कस लावा जमा हो गया है, और उस जगह को कहते हैं बे ऑफ स्टिकीनेस, यानी कि वहाँ पे चिपचिपी, यानी विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन या चिपचिपा होना। उस एरिया पे जाके ये लॉन्च किया जाएगा ये लैंडर, लूनार लैंडर। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो पेरेग्रीन मिशन 1 लूनार लैंडर ये नासा के द्वारा है। ये एनालाइज करेगा लूनार एग्जोस्फेयर के बारे में, एक जो लेयर है जैसे हमारी अर्थ की भी एग्जोस्फेयर है वैसे ही, और बे ऑफ स्टिकीनेस को भी जानेगा। यहाँ पे डोम्स हैं जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑफ विस्कस लावा जो ठंडा हो चुका है। नेक्स्ट है जापान 5th कंट्री बन गई है लूनार सरफेस पर पहुंचने वाली, इंडिया US और रशिया चाइना के बाद। इसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये एक्चुअली में बहुत प्रिसीजन के साथ गया है। प्रिसीजन मीन्स बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, इसी वजह से इसे मून स्नाइपर भी कहा गया है। नेक्स्ट है GSAT 20। ये एक सैटेलाइट है जो इंडिया NSIL स्पेस एक्स यानी कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है उसके रॉकेट के फैल्कन 9 रॉकेट के से लॉन्च करेगा। ये काम करेगी। ये जो सैटेलाइट है एक्चुअली में ये सबसे ज़्यादा वेट की सैटेलाइट है, इट इज़ 4700 kgs, और हमारे GSLV M3 की जो कैपेसिटी है वो है 4000 किलो। इस वजह से हमें इसे फैल्कन 9 से लॉन्च करना पड़ रहा है। और ये जो जियो सैटेलाइट है ये KA बैंड सैटेलाइट है जो कि ऑपरेट करेगी उन जगहों पे जो अभी भी अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, रिमोट रीजन्स हैं अपनी कंट्री के वहाँ पर, और इसे NSIL के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है।
अलग अलग बैंड्स होते हैं वो मैं बताता हूँ, पहले हम एक बार देख लेते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की कैटेगरी को कहा जा रहा है डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट लॉन्च। डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट लॉन्च का मतलब है ऐसे सैटेलाइट लॉन्चेस जिनमें पहले से पता है कि इसके कस्टमर कौन होने वाले हैं। अब जैसे रिमोट एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए हम ये सैटेलाइट कर रहे हैं GSAT-20, तो अब उस रिमोट एरिया में रहने वाले इनहेबिटेंट्स ही उसके कस्टमर होने वाले हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। इस वजह से इसे डिमांड ड्रिवन मोड कहा जा रहा है। ये कमर्शियल आर्म है इसरो की, NSIL। और जो अलग अलग बैंड्स हैं वो देख लेते हैं। ये अलग अलग बैंडविड्थ हैं। L बैंड ये GPS यानी नेवस्टार जो हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसके लिए है। नेक्स्ट है S बैंड जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूज़ करता है। तीसरा है C बैंड जो केबल बैंड है, जो केबल जो बड़ा एंटीना हमारे यहाँ पे पहले लगता था अपनी कंट्री में DTH आने से पहले, वो उसके लिए यूज़ होता है। X बैंड मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। K बैंड DTH यानी डायरेक्ट टू होम के लिए यूज़ होता है। ये इसी के बारे में एक और टाटा का हमने लॉन्च किया था, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग, उसी से रिलेटेड है K बैंड। फिर KU बैंड अदर मिसलेनियस के लिए यूज़ होता है। अलग बॉडीज़ क्या क्या हैं हमारी स्पेस की, एक है अंतरिक्ष जो फॉरेन क्लाइंट्स को टैकल करती है। ये भी कमर्शियल आर्म है इसरो की, बट ये फॉरेन क्लाइंट्स को देखती है। अंग्रेज से अंतरिक्ष बना लीजिए। इन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया के, और इन्हें अलाउ करती है इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए। NSIL सिंगल विंडो एजेंसी है इंडिया की फॉर ईच एंड एवरी कमर्शियल प्रोजेक्ट विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। ये पूरी स्पेस टेक इंडस्ट्री को टैकल करती है ओवरऑल। नेक्स्ट है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो ने डेवलप किया है फीस्ट यानी कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये एक कंप्यूटराइज्ड मेथड है प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर किस हद तक चीज़ों को टैकल कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू जैसे रॉकेट में कौन सा मटेरियल यूज़ होना है, एयरक्राफ्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ होना है, सैटेलाइट में, बिल्डिंग्स में, उसे प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी है इसकी और टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है स्ट्रक्चर्स को। ये है फीस्ट। नेक्स्ट है किलोनोवा एक्सप्लोजन। किलोनोवा एक्सप्लोजन एक्चुअली में ब्राइट ब्लास्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो होते हैं दो न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से या दो बड़े ब्लैक होल के टकराने से। स्टेलर मास ब्लैक होल एक कैटेगरी है ब्लैक होल की विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर टर्म्स ऑफ UPSC प्रीलिम्स। तो उनके टकराने से ये एक्सप्लोजन्स होते हैं, इन्हें कहते हैं किलोनोवा एक्सप्लोजन्स। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार वो होते हैं जब एक स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ द सन होता है। ये एक चंद्रशेखर लिमिट है। ऑब्वियसली ही इज़ एन इंडियन साइंटिस्ट, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअली में जब एक स्टार की लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म होने को फ्यूल ख़त्म होने को आता है, तब वो रेड जायंट बन जाता है। और अगर उसका साइज़ 1.44 टाइम्स ऑफ द सन से कम है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने गलत बोल दिया क्या? मोर देन सन है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और फिर ब्लैक डॉर्फ और वाइट डॉर्फ। और अगर उसका 1.44 टाइम्स सन से ज़्यादा है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद अगर उस बॉडी का साइज़, सेलेस्टियल बॉडी का साइज़ सन से 3 गुना ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बनेगा। अगर सन से 3 गुना कम है तो वो एक प्लानिटरी नेबुला बनेगा। उसके बाद पल्सर स्टार बन जाएगा। तो ये एक पूरे स्टार की साइकिल है। नेक्स्ट है कैमेलियन ट्रोजन। कैमेलियन ट्रोजन एक ऐसा ट्रोजन है जो आपके बायोमेट्रिक्स को एंड्रॉयड डिवाइस के इनकेपेबल बना देता है और बैक एंड में चलता रहता है, कोडिंग करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ आपके फ़ोन में है। और ये आपके पिन को स्टोर कर सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सो याद रखिएगा कैमेलियन ट्रोजन। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू सेल। स्पेस एक्स ने पहली सैटेलाइट, स्टारलिंक ने पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी है फॉर डायरेक्ट टू सेल, जिसमें अभी जैसे हमारे यहाँ टावर लगते हैं जो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, फिर हमारे पास सिग्नल आता है, बट डायरेक्ट टू सेल में बिना टावर के सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल आएंगे फ़ोन में।
तो इससे स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी, बट इनिशियल कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है सैटेलाइट भेजने के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड है और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी कनेक्ट करेगा। अब आप मुझे ये बताओगे कि ये जो सैटेलाइट भेजते हैं ये मिड अर्थ ऑर्बिट में जाती है या लो अर्थ ऑर्बिट में? और लो अर्थ ऑर्बिट, यू विल टेल मी। नेक्स्ट है रिवाइज्ड फार्मर रूल्स, एक्चुअली में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दी हैं अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके एक शेड्यूल 5M में बताया गया है कि गुड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लेके। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दी है वेरियस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और कैटेगरीज़ को दी गई है और कहा गया है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है उसे 6 महीने के अंदर ये फॉलो करनी है, और जिनका कम है 250 करोड़ से टर्नओवर तो उन्हें 12 महीने के अंदर ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। ये इंश्योर करती हैं कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू सेट क्वालिटीज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए के लिए फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन बनाई गई है बाय इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL, और ये हेपेटाइटिस ए के लिए है विच इज़ अ फीको ओरल डिजीज़ और ये वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी ये बॉडी फ्लूइड से होता है। हेपेटाइटिस सी इसकी कोई भी अभी वैक्सीन नहीं बनी है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल। ये भी बॉडी फ्लूइड से होता है। और हेपेटाइटिस डी जो बी से इन्फेक्टेड है उन्हें हो जाता है, और ई ये भी फीको ओरल है, यानी कि कुछ उल्टा सीधा खाने पीने से होता है। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड को हो गया था, सो आई एम फेमिलियर विद इट। तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बनाई गई है रिसेंटली। ये वैक्सीन जो है ये 2 डोजेज़ में आएगी, एक 12 महीने फर्स्ट डोज दी जाएगी 12 महीने से बड़े किसी के लिए, और सेकेंड डोज दी जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ फर्स्ट डोज। स्मार्ट 2.0 फॉर आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स, 2 prominent institution under Ministry of Ayush, namely National Commission for Indian System of Medicine, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, ये इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट 2.0। ये आयुर्वेद टीचिंग प्रोग्राम है। ये प्रमोट करना चाहता है रोबस्ट क्लिनिकल स्टडीज़ जो आयुर्वेदा से रिलेटेड हो, और ये सक्सेसर है स्मार्ट 1.0 का। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है ये। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ 11 डिजीज़ ICD-11 का मॉड्यूल लॉन्च किया है, मॉड्यूल 2, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया है। तो ICD-11 कौन लॉन्च करता है? WHO। ये याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ICD is the international standard for systematic recording, reporting, analysis, interpretation and comparison of mortality and morbidity data। ये सिर्फ पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन कवर करते थे जो एंशियंट चाइना में या जापान में यूज़ होती थी, अब इंडियन मेडिसिन को भी इन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इससे सिग्निफिकेंस बढ़ता है इंडियन मेडिसिन का। इंडिया ने 2 HIMs AHIMS आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और एक नमस्ते नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल बनाया है फॉर मॉर्बिडिटी डाटा। WHO ने एक टोबैको यूज़ रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि दुनिया में अभी भी 1.25 बिलियन एडल्ट टोबैको यूज़र्स हैं और अराउंड 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ यूज़ ऑफ टोबैको, और 37 मिलियन पीपल एडोलेसेंट एज 13 to 15 यूज़ करते हैं सम फॉर्म ऑफ टोबैको। आज भी 5 में से 1 इंसान टोबैको का कोई ना कोई फॉर्म यूज़ करता है। तो WHO ने एक एम्पावर नाम से इनिशिएटिव दिया है, मेज़र दिया है। WHO ने एम्पावर का मतलब है M से मॉनिटर, P से प्रोटेक्ट, O से ऑफ़र, W से वॉर्न, जो कि जैसे वो स्टिकर आता है बन के इमेजेस आती हैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, इन्फोर्स E से, R से रेज।
नेक्स्ट है डिजीज़ एक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखिएगा, एक सेशन ऑन नोवल डिजीज़ एक्स दी है। डिजीज़ एक्स एक टर्म दी गई है जो अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ ऑकरेंसेस होते हैं, एपिडेमिक या जैसे कोरोना वायरस, इसी टाइप के प्रायोरिटी रखने के लिए, जैसे एबोला, जीका वायरस। डिजीज़ एक्स WHO ने इसे प्लेस किया है एबोला और जीका वायरस के साथ। बायो इमेजिंग बैंक, एक्चुअली में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बायो इमेजिंग बैंक बनाया गया है फॉर कैंसर पेशेंट्स। इसमें डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा टू क्राफ्ट अ कैंसर स्पेसिफिक टेलर्ड एल्गोरिदम। तो उससे जो कैंसर है उसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए। BIB, न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी एक एक्चुअली में बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है ये। कई बार ये चोट लगने के कारण हो जाता है, और इसमें क्या होता है, स्किन पे अफेक्ट होता है, पेरिफेरल नर्व्स पे अफेक्ट होता है, म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, आइज पे वो वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं कई बार बॉडी में लोगों के। इसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है। एक पॉसाए बैसिलरी केसेस हैं जिसमें बैक्टीरिया के इफेक्ट्स विजिबल बहुत कम हैं। दूसरा है मल्टी बैसिलरी पेशेंट्स जिनके विजिबल हैं साइंस काफ़ी ज़्यादा। और 2 तरीके के ड्रग्स बनाए गए हैं न्यू ट्रीटमेंट रिजीम के तहत। कैसे दिया जाएगा, 3 ड्रग रेजिमेन दिया जाएगा फॉर PV केसेस, यानी पॉसाए बैसिलरी केसेस के लिए, जो 6 महीने चलेगा। और मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाएगी उनके लिए जिन्हें मल्टी बैसिलरी पेशेंट्स के लिए, जो WHO ने रिकमेंड किया है। और हमारा एम है कि 2027 तक हम लेप्रोसी का ट्रांसमिशन ख़त्म करें। बबल बेबी सिंड्रोम, ये एक 2 महीने की यंगेस्ट लड़की का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, ये दुनिया में सबसे अर्ली चाइल्ड है जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है इतनी कम एज में, बिकॉज ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी स्किड। इसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म होता है, उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता, उसमें वाइट ब्लड सेल्स नहीं बनते, लिम्फोसाइट्स नहीं बनते, T and B सेल नहीं बनते। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू जितनी अर्ली एज में हम ये कर पाएँ उससे ये सही हो जाता है। जैसे कि एक और है जिसमें ADA हार्मोन नहीं होता है जो कि नर्व सेल में होता है, उसमें भी छोटे बच्चों में ये नर्व सेल में डाल दिया जाता है थ्रू ट्रांसप्लांट। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया है इन अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ये इंपॉर्टेंट है। और ये स्टील स्लैग जो है ये जनरेट होता है स्टील फर्नेस से, जो बर्न किया जाता है फॉर स्टील इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए। तो ये नॉन मेटेलिक है, स्टील स्लैग है, सुनने में लग सकता है कि मेटेलिक होगा बट ये नॉन मेटेलिक ग्लासी मटेरियल है। कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज होता है इसके अंदर, और ये काफ़ी अच्छा यूज़ में किया जा सकता है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट एफिशिएंसी बचाता है ये, ड्यूरेबिलिटी है इसके अंदर काफ़ी अच्छी, एबेंडेंट अवेलेबिलिटी है इसकी, क्योंकि स्टील सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम इंडिया इन स्टील प्रोडक्शन, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। SDG 9 में ये कंट्रीब्यूट करेगा, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और टेम्परेचर रेजिलियंस है इसके अंदर। नेक्स्ट है अनिल एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, एन अमेरिकन कंपनी जिनने इस फ्यूल को नाम दिया है ऑन इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल काकोड़कर। ये मिक्स है थोरियम और यूरेनियम का, सर्टेन लेवल ऑफ एनरिचमेंट, एक 5 से 20% तक के एनरिचमेंट के बाद इसे यूज़ किया जा सकता है। और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में यूज़ होंगे। इसके बारे में एक पूरा डिटेल बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, आई थिंक जुलाई की मैगज़ीन में, बहुत डिटेल में, जुलाई या अगस्त की मैगज़ीन में, इन द मिडल ऑफ द लेक्चर, बहुत डिटेल में आपको सब समझ में आ जाएगा, जस्ट वॉच इट वंस। सो दैट्स इट, जनवरी की मैगज़ीन कंप्लीट हो गई है। आई होप इट इज़ हेल्पफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और टेंशन मत लीजिए, 60 दिन बचे हैं, बस लग के पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ और जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।